India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं आदि पांडे। कोर्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको अगले आधे घंटे में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और निचली अदालतों से तमाम अहम केसों की सुनवाई की जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं कोर्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. दिल्ली की रावसावली कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ आईआरसीटीसी घोटाले में विभिन्न आरोप तय किए हैं। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगे ने अपने आदेश में कहा है कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि लालू यादव ने अपने रेल मंत्री कार्यकाल के दौरान अपनी पत्नी और बेटे के नाम पर जमीन और शेयर प्राप्त करने के लिए निजी फर्मों का आईआरसीटीसी के अनुबंधन दिए थे। एजेंसी ने दावा किया है कि यादव ने अपने पद का दुरुपयोग करके रांची और पुरी में आईआरसीटीसी के 2 होटलों को एक निजी संपत्ति को आवंटित करने के लिए नियमों का उल्लंघन किया है। लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने आरोपों से इनकार कर दिया है और कहा है कि मामला राजनीति से प्रेरित है। हालांकि कोर्ट ने सीबीआई की जांच में सामने आए सबूतों के आधार पर आरोप तय करने का फैसला किया है। वहीं न्यायाधीश गोगने ने अपने आदेश में कहा है कि लालू यादव को पूरी तरह से पता था कि उनके अधीनस्थ अधिकारी उनके निर्देशों का पालन कर रहे थे और उन्होंने होटलों के आवंटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोर्ट ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत है। आरोपियों को बरी नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने लालू यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप तय किए। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर साजिश और धोखाधड़ी सहित कई अन्य आरोप भी लगाए गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि लालू यादव के कार्यों से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है और ये मामला भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का एक उदाहरण है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं और आरोपियों को बरी नहीं किया जा सकता है। अब ये मामला ट्रायल कोर्ट के लिए तैयार है और आरोपियों को कोर्ट में पेश होना होगा। कोर्ट ने आरोपियों को जमानत दे दी है और उन्हें मुकदमे के दौरान कोर्ट के निर्देशों का पालन करने का निर्देश भी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के एकल न्यायाधीश जस्टिस सेंथिल कुमार को तमिलनाडु के करूर में एक राजनीतिक रैली के दौरान हुए हादसे से संबंधित मामले में सुनवाई करने के लिए फटकार लगाई है। जस्टिस सेंथिल कुमार ने उस मामले में सुनवाई की थी जो पहले से ही मदुरै पीठ में लंबित था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एकल न्यायाधीश ने बिना अधिकार क्षेत्र के मामले में सुनवाई की है और विशेष जांच टीम द्वारा जांच का आदेश दिया है, जबकि इसके लिए कोई औपचारिक प्रार्थना नहीं की गई। इस मामले में कम से कम 41 लोगों की मौत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दिया है और जस्टिस अजय रस्तोगी और उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो कि जांच की निगरानी करेगी, जिसमें 2 आईपीएस अफसर भी शामिल होंगे। कोर्ट ने कहा है कि आईपीएस अधिकारी तमिलनाडु कैडर के तो हो सकते हैं, लेकिन वह दूसरे राज्य के होंगे। दरअसल तमिलनाडु के करूर में अभिनेता और टीवी के पार्टी के संस्थापक विजय की राजनीतिक रैली के दौरान हुई भगदड़ की सीबीआई से जांच समेत सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में इस निगरानी का जांच किए जाने और हाईकोर्ट के 2 अलग अलग आदेशों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिका दाखिल की गई थी। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि करूर भगदड़ मामले में 2 याचिकाकर्ताओं ने याचिकाएं दाखिल करने से इनकार कर दिया है। इन याचिकाओं में सीबीआई जांच की मांग की गई थी। राज्य के वकीलों ने कोर्ट को बताया है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को पत्र लिखकर याचिकाओं के बारे में कोई जानकारी होने से इनकार किया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि एकल न्यायाधीश ने बिना अधिकार क्षेत्र के मामले में सुनवाई और टीवी के पार्टी को पक्षकार बनाए बिना ही उनके खिलाफ टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के मामलों में एकल न्यायाधीश की बजाय डिवीजन बेंच को सुनवाई करनी चाहिए थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एकल न्यायाधीश के आदेश में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि उन्होंने किस सामग्री के आधार पर निष्कर्ष निकाला है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सरोगेसी विनियम अधिनियम 2021 उन दंपतियों पर लागू नहीं हो सकता है जिन्होंने कानून लागू होने से पहले सरोगेसी की प्रक्रिया शुरू कर दी थी और अपने भ्रूण जमा कर दिए थे। कोर्ट ने कहा कि अधिनियम के तहत आयु प्रतिबंध को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा कि जिन दंपतियों ने कानून लागू होने से पहले अपने भ्रूण जमा कर दिए थे उनका सरोगेसी का अधिकार निहित हो गया था और इसे छीना नहीं जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि अधिनियम के तहत आयु प्रतिबंध उन दंपतियों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने पहले ही सरोगेसी की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। कोर्ट ने कहा कि राज्य का काम माता पिता की उपयुक्तता का फैसला करना नहीं है, खासकर जब प्रकृति रूप से गर्भ धारण करने वाले दंपतियों पर कोई आयु प्रतिबंध नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अधिनियम के तहत आयु प्रतिबंध को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने से दंपतियों के अधिकारों का उल्लंघन होगा। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि 2021 अधिनियम से पहले भ्रूणों को निषेचित करने वाले दंपतियों को बाद की वैधानिक क्षमता द्वारा उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन दंपतियों को राहत मिली है जिन्होंने कानून लागू होने से पहले सरोगेसी की प्रक्रिया को शुरू कर दिया था। कोर्ट ने कहा है कि अधिनियम के तहत आयु प्रतिबंध उन दंपतियों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने पहले ही सरोगेसी की प्रक्रिया शुरू कर दी थी और अपने भ्रूण जमा कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ला पेरियार बांध को डीकमीशन करने और उसके स्थान पर नया बांध बनाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है। ये बांध केरल में स्थित है और तमिलनाडु के लिए जल संसाधन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मुल्ला पेरियार बांध 130 साल पुराना है और केरल और तमिलनाडु के बीच विवाद का विषय रहा है। केरल स्थित एक एनजीओ ने याचिका दायर की है कि जिसमें बांध को डीकमीशन करने और नया बांध बनाने की मांग की गई है। वहीं सीजीआई ने कहा है कि शायद बांध को मजबूत करने या एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने के लिए कुछ निर्देश जारी किए जा सकते हैं। केरल सरकार ने हमेशा बांध को असुरक्षित बताया है, जबकि तमिलनाडु ने बांध की सुरक्षा की पुष्टि की है। मुल्ला पेरियार बांध का निर्माण ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था और ये केरल और तमिलनाडु के बीच विवाद का विषय रहा है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बांध की सुरक्षा की पुष्टि की थी और जल स्तर 142 फीट रखने का निर्देश भी दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एशियन पेंट्स की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था, जिसमें कंपनी ने प्रतिस्पर्धा आयोग या सीसीआई की जांच के खिलाफ अपील की थी। सीसीआई ने एशियन पेंट्स पर बाजार में अपनी वर्चस्व स्थिति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एशियन पेंट्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने अपनी वर्चस्व स्थिति का दुरुपयोग करके बाजार में प्रतिस्पर्धा को रोकने का प्रयास किया है। सीसीआई ने इस मामले में जांच के आदेश दिए थे, जिसे एशियन पेंट्स ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीसीआई की जांच के आदेश को बरकरार रखा था, जिसके बाद एशियन पेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि कंपनी की याचिका में कोई मेरिट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एशियन पेंट्स की याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कोई मेरिट न होने की बात कही है। कोर्ट ने कहा है कि सीसीआई की जांच के आदेश वैध हैं और कंपनी को जांच में सहयोग करना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सीसीआई की जांच को आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। एशियन पेंट्स को अब जांच में सहयोग करना होगा और आरोपों का जवाब भी देना होगा। राहुल गांधी के वोटर लिस्ट हेरफेर आरोपों की
एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मामले में चुनाव आयोग के समक्ष जाने की सलाह दी है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर किया गया था। रोहित पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर राहुल गांधी के आरोपों की एसआईटी जांच की मांग की थी। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में हेरफेर किया गया है। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रख सकते हैं। याचिकाकर्ता ने पहले ही चुनाव आयोग के समक्ष एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया था, जिस पर अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हमने याचिकाकर्ता की बात सुनी है, हम इस याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। याचिकाकर्ता चुनाव आयोग के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किशोर न्याय अधिनियम 2000 के तहत हत्या के दोषी को रिहा करने का आदेश दिया है, क्योंकि कोर्ट ने पाया है कि 1981 में अपराध के समय वह किशोर था। कोर्ट ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होता है और जेजे एक्ट 2000 के लागू होने से पहले के अपराधों पर लागू होता है। कोर्ट ने राज्य के इस तर्क को खारिज कर दिया है। चूंकि अपराध 1981 में किया गया था, इसलिए किशोर न्याय अधिनियम 2000 के प्रावधान लागू नहीं होंगे और अपराध के समय प्रचलित कानून लागू होगा। इसके बजाय जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने संविधान पीठ के प्रताप सिंह बनाम झारखंड राज्य और 2 जजों की पीठ के धर्मवीर बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के फैसले का हवाला देते हुए कहा, सभी व्यक्ति जो अपराध की तिथि पर 18 वर्ष से कम आयु के थे, यहां तक कि 1 अप्रैल 2001 से पहले भी किशोर माने जाएंगे, भले ही किशोर होने का दावा जेजे एक्ट 2000 के लागू होने की तिथि को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले और दोषी ठहराए जाने पर सजा भुगतने के बाद उठाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में गवाह को वापस बुलाने की मांग की गई है। ये मामला पूर्व आम आदमी पार्टी नेता ताहिर हुसैन से जुड़ा है। पुलिस ने एक गवाह को वापस बुलाने की मांग की थी, जिसे पहले ही बयान दर्ज करा लिया गया था। पुलिस ने दावा किया है कि PW23 के बयान में विरोधाभास है, जिसे PW26 के बयान से स्पष्ट किया जा सकता है। ताहिर हुसैन के वकील ने कहा है कि पुलिस की मांग का कोई आधार नहीं है और गवाह के बयान से पहले ही उपलब्ध है। और जस्टिस मीना बंसल कृष्ण ने पुलिस की याचिका खारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई गुण नहीं है। कोर्ट ने माना है कि पुलिस ने पहले ही गवाह के बयान को दर्ज कर लिया था और अब उन्हें वापस बुलाने की मांग करने का कोई ठोस कारण नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि पुलिस ने गवाह से उसी दिन पूछताछ कर सकती थी जब उसे बयान दिया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अभिनेत्री रम्या को ऑनलाइन धमकी देने के आरोपों में गिरफ्तार 5 दर्शन फैंस को जमानत दे दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अधिकांश आरोप जमानती हैं और जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों को जमानत दी गई है वे हैं चिन्मय एस शेट्टी, ओबन्ना टी, गंगाधर KM, राजेश सिवाई और मंजुनाथ। अदालत ने विकास BA को भी अग्रिम जमानत दे दी है, जिन्हें इस मामले में गिरफ्तारी का डर था, क्योंकि उनकी इंस्टाग्राम ID जांच के दौरान चिन्हित किए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स में से एक थी। रम्या को ऑनलाइन धमकी और अपमानजनक संदेश भेजने का आरोप है। कोर्ट ने 5 आरोपियों को जमानत दे दी है। आरोपियों को 1 लाख रुपए का व्यक्तिगत बॉन्ड भरना होगा और उन्हें रम्या या किसी गवाह को धमकाने की अनुमति नहीं होगी।
एक अन्य आरोपी को अग्रिम जमानत दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ अधिकांश आरोप जमानती हैं और जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए उन्हें हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि आरोपी युवक है और उसके फोन जब्त कर लिए गए हैं, इसलिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना नहीं है। कोर्ट्स राउंड अप में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.